हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। शाम को 7 बजे हमारा वीडियो रहता है। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4E को कंप्लीट किया था। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 4F, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जिसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बेटा, आपके बुक में ऑप्शन दिए होंगे, मैं यहाँ केवल क्वेश्चन को हल करता हूँ। ऑप्शन आप अपने बुक से लिख लेना। जैसे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इन्होंने इसमें पूछा के मूलों का योग, के मूलों का योग। तो देखो बेटा, अगर आपको मूलों के योग की बात ध्यान हो तो होता था -x का गुणांक। पिछली वीडियो में आपने सीखा भी था, बटे x² का गुणांक। तो बस यही बात ध्यान में रखनी है। तो आपका हो गया -x का गुणांक -b/a। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो बेटा, 4 ऑप्शन दिए, a/b, -a/b, b/a और -b/a। तो चूंकि इसका चौथा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आप अपने बुक से देख लेना। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² - x - 1 = 0। इसका विविक्तकर पूछा है। तो बेटा, विविक्तकर जब भी हम लिखते हैं तो आप ये जो समीकरण, चूँकि ऑब्जेक्टिव है, आप अपना साइड पे रख पे हल करेंगे। तो आप ये जो स्टैंडर्ड सूत्र होता है, हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, इससे हम कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा ax² + bx + c से तुलना करने पर तो एक के स्थान पे 1 है। बेटा मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, चूँकि ऑब्जेक्टिव कॉपी में सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था। तो a = 1 हो गया, x का गुणांक -1 है तो -1 हो गया, c = भी -1 हो गया। मुझसे पूछा विविक्तकर। अब विविक्तकर बेटा, इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, होता है -b² - 4ac। b का मान -1, तो इसका स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान -1। तो फिलहाल ये 1 +4, तो विविक्तकर हमारा कितना निकल के आया? 5। अब 5 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4th पार्ट, तो इसका भी 4th पार्ट सही हो गया। तो मैंने कहा ऑप्शन आप अपने बुक से देख लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन्होंने कहा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया है 7। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद उनका गुणनफल दिया है 12, गुणनफल 12। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यही अगर जैसे अभी ऑब्जेक्टिव में है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिए हुए उनको देखकर आप कर सकते हो। यही अगर लगाने को होता तो आप संख्याएं मानते एक चर में। जैसे दो संख्याओं की अल्फ़ा + बीटा 7 हो गया। मान लिया संख्या अल्फ़ा बीटा है या मूल हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा 7 हो गया। ध्यान दीजिए, मैं शॉर्टकट भी लिख, इसका जो हल करने प्रोसेस है वो भी लिखे दे रहा हूँ। अल्फ़ा + बीटा आपका 7 है, अल्फ़ा बीटा आपका 12 है। इक्वेशन होता है x² - मूलों का योग इंटू x और धन मूलों का गुणनफल। फिर आप इसके फैक्टर करोगे, गुणनखंड करके आप इसको निकालोगे। 12 4 3 12, 4 और 3 निकलेगा। और बाकी आप डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया 5 2, दूसरा दिया हुआ है 6 और 1, तीसरा दिया हुआ है। अब हम ये बात क्यों बता रहे हैं आपको, 4 3, और चौथा दिया हुआ है 7 और 0। कारण ये तो बेटा हल करें, जैसे आप इसके फैक्टर करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसके फैक्टर करेंगे तब x = 4 और 3 निकालेंगे। तो इतना हल नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो OMR पे करना होगा। तो आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, 5 दूनी 10 होता नहीं, 6 × 6 नहीं, 4 3 12, तो गुणनफल 12 हो गया, 4 3 7, और ये नहीं होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आप ऑप्शन देखकर अगर निकाल लो, उसको पुट करके निकाल लो, तो अब बेटर है, क्योंकि ये सॉल्व पेपरों में नहीं करना होगा। ठीक है बेटा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये मैंने चौथा कर दिया, तीसरा छोड़ दिया। चलो तीसरा यहाँ बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया। तीसरे नंबर दिया है
समीकरण, अब एक समीकरण दिया हुआ बेटा और यह दिया हुआ है x² - 25 = 0। तो देखो बेटा ये द्विघात समीकरण, तो यहाँ इन्होंने कहा एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात और सर्व समीकरण। बेटा ये शुद्ध द्विघात है। अब शुद्ध द्विघात क्यों है? शुद्ध द्विघात समीकरण क्यों? अब आप कहोगे शुद्ध और विशुद्ध कहाँ से आ गया? चूँकि इसमें दिया हुआ है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण तो है, जब भी x घात बड़ी 2 अगर है 2 तो वो द्विघात है, लेकिन यहाँ अचर मतलब x का गुणांक भी नहीं है, तो इसका मतलब यह समीकरण हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए मैंने पहला, दूसरा, फिर चौथा, तीसरा कर दिया, तीसरा चौथा आप मान के कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इन्होंने कहा द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 = 0। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ और इन्होंने के मूलों का योग पूछा है। के मूलों का योग। बेटा अभी हमने पहला क्वेश्चन और निकाला था, तो पहले क्वेश्चन क्या था? मूलों का योग होता -x का गुणांक, अभी मैंने लिखा था, और बटे x² का गुणांक। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा -x का गुणांक, तो माइनस का 6, x² का गुणांक 1 है, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 6। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, आप अपना ऑप्शन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल, अब मूल दिया हमारा 5 और 4। तो देखो बेटा जब मूल दिए हों तो सीधा सा तुमको, जैसे वैसे तो एक हमारे पास सूत्र है कि मूलों का योग निकालें, तो 5 और 4 9 हो गया, मूलों का गुणनफल 20 हो गया। फिर हम लिखेंगे x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, और ना लिख के ये दोनों x के ही तो मान है, तो एक हो गया आपका x = 5, एक हो गया x = 4। ये बेटर विकल्प है। x - 5 = 0, x - 4 = 0। तो देखो दोनों मल्टीप्लाई, x - 5 और x - 4 = 0 हमने गुणा किया। x² - 5x - 4x और प्लस का 20 = 0। तो फाइनली हमारा सवाल हो गया x² - 9x + 20 = 0। बाकी आप ऐसे भी कर सकते, देखो ये मैंने इस तरह का बता दिया। सूत्र से अगर करते तो मूलों का योग निकालते, तो योग आता 5 + 4 यानी कि 9। फिर हम निकालते गुणनफल, यह दूसरा तरीका है, तो 5 × 4 ये 20 आता। x² माइनस मूलों का योग और धन मूलों का गुणनफल 0। अभी मैंने आपको सूत्र भी बताया था। सूत्र क्या होता है मैं लिखे दे रहा हूँ, शायद आप भूल गए। x² माइनस मूलों का योग, थोड़ा डायरेक्ट लिखे दे रहे, चलो लिख दें पूरा, मूलों का योग और इनटू में x और धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्योंकि अगर आप इस तरह लगाना चाहो, देखो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, आप इस तरह लगाना चाहो तो इस तरह लगा दीजिएगा, इस तरह लगाना चाहो इस तरह लगा, तो बाकी ऑब्जेक्टिव आएगा, आप जैसे भी चाहे वैसे कर लें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इन्होंने 7वें में कहा है 3x² - 48 = 0 और ये पूछा इसके मूल होंगे। तो देखो बेटा 3 कॉमन ले लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो 3x² = 48, तो x² 3 का भाग दे दीजिएगा, 3 × 3 = 18, तो x बराबर ±√16, तो यानी कि x का मान -4 और +4 दोनों आएंगे। ठीक है बेटा, तो x का मान एक हो गया -4, एक हो गया +4। चूँकि पीछे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, द्विघात समीकरण प्लस माइनस में आएगा, लिहाजा एक माइनस में मान एक प्लस में मान। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दिया हुआ है x² + 4x = 0 के मूल, x² + 4x = 0 के मूल, मूल मतलब x का मान, x का मान ले लो, तो x + 4 = 0। तो देखिए बेटा दो फैक्टर हैं, तो एक तो हो गया x = 0, दूसरा हो गया x + 4 = 0, तो यहाँ से x = -4 निकल आया। तो बात कही है इसके रूट्स की, मूल की, तो एक हो गया 0, एक हो गया -4। तो चूँकि ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखो बेटा ये भी ऑप्शन दिया हुआ था, 7वें में दिया था +- 4, तो ये थर्ड पार्ट था,
और 8वें की बात करें, 8वें में हमारा मान क्या आया 0 और -4, तो 0 और -4 पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में इन्होंने ये कहा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर है। बेटा अगर आपको ध्यान हो, मूल अगर बराबर हो तो क्या होता है, विविक्त कर 0 होता है, b² - 4ac = 0, अतः b² - 4ac = 0। अब यहाँ बेटा देखिए a = b = c दिया, b > 2√ac दिया, b = 2√ac दिया, b <= 2√ac दिया। तो यार देखो b² = 4ac हो गया, तो b = हो गया, चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो। अब चूँकि ऑप्शन जो दिया वो इस तरह दिया हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ देखो b, अब प्लस माइनस नहीं लगाया है, तो आप केवल जब प्लस माइनस नहीं लगाए तो जब वैसे तो आपका ये आ गया 2 बाहर निकल गया ac, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये वाला आ रहा है कि b = 2√ac। ठीक है बेटा, चूँकि प्लस माइनस में दोनों मान है, और ऑप्शन अगर ये आ रहा तो आप इसको कर दीजिएगा, बाकी प्लस माइनस दोनों मान होंगे। ठीक है बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मूल बराबर की बात है तो ये डायरेक्ट 0 होता है, यहाँ पर प्लस ही लेना, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, मूल वास्तविक हैं और ये विविक्त कर है। ठीक है बेटा, वैसे तो हम b = प्लस लेते, लेकिन जब वास्तविक की बात है और समान है तो b = 2√ac। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वें में इन्होंने दिया है x/8 = 8/x। अब बेटा सिंपल देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 64 हो गया, तो x = ±√64। पीछे बहुत सारे सवाल ऐसे लग चुके हैं, ±8। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा आपका मिल रहा है, इसमें ±8 थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 में दिया हुआ है 2x² - 5x + 4 = 0। इन्होंने कहा के मूल हैं। अब बेटा मूलों के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले भाई हम तुलना कर लें, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पे यह काम हमको करना, तुलना करने पर तो a बराबर हमारा 2 आ गया, b बराबर हमारा -5 आ गया, c बराबर 4 आ गया। तो जो शब्द है निकालते हैं क्या, विविक्त कर। अब विविक्त कर जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, पीछे कई सवालों में निकाला था b² - 4ac, तो ध्यान दीजिएगा -5 का स्क्वायर -4 एक के स्थान पर 2 और यहाँ 4, तो देखिए 25 - 4 दूनी 8 चौको 32, कुल मिला के कैसा है, निगेटिव आया। अब क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं, -7 आया लेकिन निगेटिव आया। तो इन्होंने कहा बेटा वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक असमान, इनमें से कोई नहीं, तो वास्तविक नहीं है, सीधी सी बात, वास्तविक नहीं है। अब बेटा वास्तविक नहीं है तो सीधी सी बात की आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब इन्होंने काल्पनिक ना लिखकर यह लिख दिया है कि वास्तविक नहीं है, ध्यान से समझिएगा। a का मान 2, b का -5, c का 4, तो b² - 4ac 25 - 4 दूनी 8 चौको 32, तो मान कैसा है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक आया तो यह क्लियर है कि वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा 12वां क्वेश्चन देख लो। 12वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा 2x² + 5x + 3 = 0। ठीक है बेटा, अब इन्होंने कहा के मूलों के चिन्ह, के मूलों के चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। अब बिल्कुल सिंपल सी बात, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। देखो बेटा ये जो भी रहा होगा फैक्टर होंगे, तो ये यहाँ पे जो भी ये टूटेगा भी, 3 और 2 5, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, यानी सारे मान प्लस में आएंगे, तो x + 2 आ गया या x + 3 जो भी फंक्शन आ गया, कुल मिला के जब बराबर के इधर पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव होगा, तो दोनों ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे आपका सपोज करो x + 2 x + 3 आ गया, तो जब इधर x + a है तो x² - a हो गया, x + 2 है तो x² - 2 हो गया, x + 3 है या x + b है तो x² - b हो गया, कुल मिला के दोनों कैसे आएंगे, ऋणात्मक। ठीक बेटा,
क्वेश्चन नंबर 12 की बात, 12 हमारा हो गया। 13 बात करते हैं, एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर। देखो बेटा 13 नंबर में इन्होंने ये कहा है कि विविक्त कर जो है, कोई सवाल है उसका कितना है, +3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये हमारा। अब विविक्त कर बेटा किसी का +3 है, इसका मतलब धनात्मक है, और +3 जो है, चूंकि प्लस का चिन्ह लगा इसलिए मैंने लगा दिया है। 3 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो इस जगह पे अपरिमेय। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन में हमारा क्या दिया, वास्तविक और असमान दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन अगर मान लो कहीं ऑप्शन इस तरह का आ जाए तो 4 होता तो परमेय हो जाता, मतलब पूर्ण वर्ग होता तो परमेय हो जाता, नहीं तो हालांकि ये लिखा नहीं, मैंने आपको बता दिया, अभी आपका ऑप्शन यहीं से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन्होंने कहा x और x-3 का मूल, x और x-3 का मूल। तो देखो बेटा, एक तो x बराबर 0 हो गया, दूसरा x-3 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया, 3। तो मूल हमारा क्या हो गया, 0 और 3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इनको कॉपी पे सॉल्व भी नहीं करना होता, केवल रफ पे आप लगा लीजिए, डायरेक्ट OMR पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात देखिए बेटा, 15वां यहाँ की दे रहे, 15वें में दिया है मूल होंगे। देखो बेटा 4x² माइनस का 12x और प्लस के 9 बराबर 0। तो विविक्त कर निकालेंगे। देखो हम डायरेक्ट विविक्त कर ध्यान दीजिएगा, विविक्त का डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान -12, तो -12 का वर्ग माइनस 4a का मान है 4 और ये है 9। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 144 और -16 में 144। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान, वास्तविक एवं समान। ठीक है बेटा, वास्तविक और समान होंगे। क्यों, क्योंकि विविक्त कर हमारा 0 आ गया। तो बेटा यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होते हैं। और इनको आप चूंकि देखिए, यह कैलकुलेशन किस प्रकार करनी, मैंने सारे एक साथ कर दी। कैलकुलेशन किस तरह करनी यह मायने नहीं रखता है। आप बोर्ड पे जब एग्ज़ाम देंगे तो रफ साइड पे इधर जो हाशिया बना रफ कार्य करते हैं, वहाँ पे आप हल्का सा सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट OMR पे आपको इसको गोला काला करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 से बेटा शॉर्ट आंसर शुरू होते हैं। इन्होंने कहा एक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग। देखो बेटा जो समीकरण है, तो आप चूंकि मूल की बात की तो आप मान लो, माना कि मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने मूलों का योग दिया, मूलों का योग कितना दिया है, 5/4, और उनका अंतर दिया है 1/4। तो देखो बेटा, जैसे अभी मूलों का योग और गुणनफल दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ बेटा अंतर दिया है, तो आप ऐसे समझ लो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 5/4, और अल्फा माइनस बीटा कितना हमारा, 1/4। दोनों को जोड़ दिया, ये कट गया, 2 अल्फा इज इक्वल 5/4 और 1/4, 6/4 हो गया। ठीक, देखो बेटा जब हर समान हो तो अंश जुड़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 3 6, तो आपका अल्फा बराबर क्या आ गया, 3/4। अल्फा बराबर 3/4 इसमें रख दीजिएगा। इस वाले में जैसे ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो देखो 3/4 और प्लस बीटा इज इक्वल 5/4। तो बीटा आ गया आपका 5/4 माइनस 3/4, तो कितना आ गया, 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। तो मैंने दोनों मान निकाल लिए। आपका अल्फा है 3/4 और बीटा हमारा निकल आया 1/2। ठीक है बेटा, जब दोनों रूट्स आपने निकाल लिए, अब आपको क्या करना है, हमें समीकरण चाहिए। तो समीकरण क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मूलों का योग, ठीक है बेटा, किसका योग, मूलों का योग, और धन मूलों का गुणनफल, यही होता है सूत्र, अभी पीछे बताया था, बराबर 0। अब ये मूलों का है, नहीं तो आपका योग और गुणनफल क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमारे में दे रखा 5/4 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अब 3/4 और गुणे 1/2 कर दीजिए, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 3/8, आंसर ये भी सही है। और फिर समझ लो बेटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 5/4, अंतर 1/4, दोनों जोड़ दिया 2 अल्फा, तो 6/4 यानी कि 3/4, यहाँ रख दिया 3/4 प्लस बीटा तो 5/4, बीटा बराबर 5/4 माइनस 3/4, तो 2/4 यानी कि 1/2। यह सूत्र होता है बेटा अगर द्विघात समीकरण निकालना हो। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 मतलब मूलों का योग 5/4 दिया है, प्लस मूलों गुणनफल तो 3/4 गुणे 1/2, 3/8 हो गया। आंसर आपका यह भी सही है। हो सकता है सरल समीकरण बना दिया, दोनों और 8 का गुणा कर दो तो 8x स्क्वायर माइनस, जब यहाँ 8 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ 10x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। दो में से कोई एक आंसर आप लिख दीजिएगा, दोनों सही है, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न कहा गया उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो 7वें में जिसके मूल दिए हुए हैं। अब मूल क्या क्या दिया हो, -3 तथा -1 बेटा। अब कोई द्विघात समीकरण है तो उसका मूल तो देखो बेटा, इनका योग क्या हो गया -3 प्लस -1, तो ये आपका हो गया -4, ये योग हो गया। गुणनफल की बात करें, गुणनफल आपका हो जाएगा -3 गुणे -1, ये प्लस का 3 हो गया। तो समीकरण आपका हो गया, समीकरण ध्यान अभी लिखा आपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग तो -4x प्लस मूलों का गुणनफल 0, तो फाइनली आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है और इसको आप आसानी से सीख सकते हो। 18वें सवाल में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक समीकरण दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो बेटा इसकी सबसे पहले चूंकि इन्होंने पूछा विविक्त कर ज्ञात करो, मूलों के लक्षण पूछे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो देखो बेटा इसकी तुलना की तो a बराबर हमारा कितना आ गया 3, b बराबर -7 और c बराबर 5। तो बात करते हैं विविक्त कर की। विविक्त कर इसको हम कैपिटल D से शो करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर बी स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 5। ध्यान दीजिएगा -7 का वर्ग, a है आपको -4ac 3 और 5, इसको देखो 49 आ गया और माइनस 4 × 12 = 60, तो ये प्लस का हो जाए चूँकि माइनस का स्क्वायर है। कुल मिला के हमारा जो वैल्यू बचा वो बचा -11। तो निगेटिव आया तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है बेटा। वास्तविक की कंडीशन खत्म हो गई, तो उसके मूल कैसे हो फिर समझ लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना की, a 3 हो गया, b -7 हो गया, c 5 हो गया। जब भी मूलों के बारे में पूछा हो, उसका कोई भी लक्षण पूछा हो तो आपको विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता। -7 का वर्ग बराबर -4ac, तो ये निगेटिव वैल्यू आई, ये बेटा 60 लिखा है, थोड़ा साफ लिख दें 60। अब 49 में 60 के माइनस है, जो भी बचा माइनस का मान बचा, और माइनस मान हमको ये बताता है कि इसके जो रूट्स हैं, जो मूल हैं वो कैसे होंगे, काल्पनिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर, किसी निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त करना। अब बेटा समीकरण कोई यहाँ द्विघात समीकरण तो बन नहीं पाएगी, जब अंश और हर की बात है तो हमें x और y में मानना होगा। किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाती है। अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर उसका मान 3/4 हो जाता है। और समीकरण व्यक्त करना है तो आप इसको एक चर जो है वो दो चर जो पीछे चैप्टर में सीखा था तो अंश हर किया और समीकरण बनवाया। तो आप लिखोगे माना कि अंश, यह एक्चुअली उसी एक्सरसाइज सवाल देना चाहिए लेकिन यहाँ दे दिया हर बाई, तो भिन्न हो गई आपकी x/y। क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि बेटा किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें। तो देखो अंश में एक जोड़ दो और हर में एक जोड़ दो तो उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा 4/5। ठीक। दूसरी शर्त इन्होंने कही यदि एक घटा दें तो 3/4, एक दोनों में से घटा दो तो 3/4 हो गई। ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सरल कर लो चूँकि हमें समीकरण निकालनी है। तो देखो 5x + 5 बराबर 4y + 4। तो यहाँ देखो बेटा 5x - 4y बराबर 4 - 5। तो पहला समीकरण हो गया 5x - का 4y = -1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है बेटा। हमको चूँकि समीकरण ही निकालना, हल नहीं करना है। यहाँ देखो बेटा 4x - 4 = 3y - 3 तो 4x - 3y - 3 + 4 तो ये हो गया 4x - 3y = 1। समीकरण 2 हो गया। ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में केवल ये कहा गया इसका समीकरण ज्ञात करो। फिर समझ लो मैंने मान लिया कि अंश x है हर y तो अभिन्न हो गई x/y। अंश और हर दोनों में एक जोड़ दे तो 4/5 हो जाता है और दोनों में एक घटा दें 3/4। तो 5x + 5 बराबर 4y + 4। तो 5x - 4y 4 - 5 यानी कि रेड 1 बचा। यहाँ देखो 4x - 4 बराबर 3y - 3। तो 4x - 3y बराबर -3 + 4 तो प्लस का 1। तो ये दोनों समीकरण हमारे प्राप्त हो गए। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब चलते हैं बेटा 20वें क्वेश्चन पर। 20वें क्वेश्चन में उन्होंने कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु बताओ। तो बेटा यार रहमान दिया तो आप लिखोगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, इसको x वर्ष मान लो। ठीक है बेटा। जो आज की डेट में प्रेजेंट जो उसकी एज है वो है x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व, अब देखो बेटा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व आयु होगी x - 3 क्योंकि 3 कम हो जाएगा। अब 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात, अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी बेटा? सीधा सा x + 5। जब पूर्व में घटाते हैं तो जोड़ते हैं। इनका आयु का व्युत्क्रम देखो बेटा, इसका भी व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा तो 1/x - 3 हो गया। इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 हो गया। तो के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, जो व्युत्क्रम आयु का योग दिया 1/3, 1/3 है। तो देखो बेटा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। एलसीएम ले लो तो x - 3 और x + 5। ठीक है बेटा। यहाँ देखिए x + 5 आ गया, x - 3 आ गया इक्वल 1/3। ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लिया कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो 3 वर्ष पूर्व बेटा इसकी कितनी होगी? x - 3। 5 वर्ष पश्चात x + 5। तो ये इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का योग पूछा तो इसका व्युत्क्रम 1/x - 3, इसका व्युत्क्रम 1/x + 5, दोनों का योग 1/3 है। मैंने इनको जोड़ दिया। लघुत्तम यह आया तो x + 5 x - 3 कुल मिला के x 2x हो गया और यहाँ आपका बचा +2
और इनटू में आ जाएगा ये 3 बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस का 15। ठीक है बेटा, इधर देखो ये हो गया 6x प्लस 6 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। अब सारे पद हम उस तरफ ले जाएंगे, एक तरफ द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसको आगे हम हल करते हैं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आगे हल कर लेंगे। तो अब समीकरण को आप क्या करेंगे, सारे पद उस साइड ले जाएंगे। तो देखो बराबर को उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 पहले से था, 6x उधर जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 6 इज इक्वल 0। तो ध्यान दीजिएगा आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x 15 और 6 21 इज इक्वल 0। अब देखो बेटा इसके गुणनखंड कर लो। तो जो हम फैक्टर करेंगे 21 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर 4 आए, 7 3 21 और 7 में से 3 गया 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल 0। दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। ठीक, अब देखो बेटा x प्लस 3 0 लिखेंगे तो x माइनस 3 आएगा और उम्र है तो माइनस लेना नहीं। तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी, आता रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी आ गई बेटा 7 वर्ष। अब थोड़ा सा चेक कर लो, जैसे अभी 7 वर्ष आई, ध्यान दीजिएगा 7 ईयर्स। अब आज वो 7 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व कितना होगा 4 साल का, ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष पश्चात 12 साल का। ठीक, इनका इनका व्युत्क्रम का योग तो देखो 1/4 प्लस 1/12 जोड़ दो, 12 लघुत्तम 4 3 12 12 1 12 4/12 यानी कि 1/3। यही हमसे कहा गया था बेटा योग 1/3। तो ये मैंने चेक भी कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, एक बार थोड़ा सा फिर नज़र डाल दीजिएगा। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 होगा, उसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3। 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5 होगा, व्युत्क्रम 1/x प्लस 5। ये दोनों व्युत्क्रमों का योग 1/3 मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद लासापा ले लिया तो ये यहाँ पे अंश में इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सब जोड़ के द्विघात समीकरण जब मैंने बनाया और उसको जब सरल किया तो हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। फैक्टर करना आप पहले से सीखें, गुणनखंड कर लिए। चूँकि जो हमारी एज पॉजिटिव आ रही है, एक्स का मान जो पॉजिटिव आ रहा है वही लेना है। फिर मैंने मान रख के चेक भी कर लिया जो संतुष्ट कर रहा है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। 21वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम सबसे पहले मान लें, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल अभी पीछे कई सवाल ऐसे लग चुके हैं, फिर भी लिख दिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 360 किलोमीटर दूरी तय करती है तो आप सीधा से लिख दो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में या चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, और समय बराबर होता दूरी बटे चाल। क्लियर, इतने घंटा। क्लियर, आवर, HOUR। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब ध्यान दीजिएगा अधिक होती तो चाल क्या हो गई, तो पहले चाल हमारी कितनी थी x, अब कितनी हो गई x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
सही है। अब समय क्या हो गया, अब समय हो गया वही दूरी बटे चाल। अब इन दोनों में कुछ संबंध दिया होगा, इतना आवर, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है जब वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। अब देखो बेटा, ये समय आपका कब है, जब चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये समय आपका कब है, जब उसने चाल बढ़ा दी। बेटा जब चाल बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लगा। देखो बेटा, जो पहले लगता था उससे यह 1 घंटा कम है, तो इसी में 1 जोड़ दो, तो दोनों समय कैसे हो गए, बराबर। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो समय की या जो भी कंडीशन हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि बराबर करके बनाते हैं। ये वाला 1 घंटा ज़्यादा है तो इसमें 1 घंटा जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गए। अब इनका हम लासापा ले लें। ध्यान दीजिएगा, लासापा लेने के लिए पहले सारे पद एक तरफ, ये वाले 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 तो बराबर 1। अब हम लासापा लेंगे तो x और x प्लस 5 हमारा लासापा हो गया, x और x प्लस 5। ठीक है, इधर ध्यान दो, ऊपर 360 कामन भी है, कामन ले लो। x और x प्लस 5 लासा है तो x का भाग देंगे तो x प्लस 5 बचेगा और माइनस x चूँकि 360 मैंने कामन ले लिया और बराबर हमारा 1 रखा, यहाँ x से x कट गया। ठीक है बेटा, अब देखो 360 का इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1800 बराबर, ये मल्टीप्लाई हो के जाएगा उधर x स्क्वायर प्लस 5x, सारे पद उधर ले जाइए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करो, 1800 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर कितना है 5। तो देखो बेटा सिंपल सा है, आप चाहो तो साइड पे इस तरह फैक्टर कर लो। देखो बेटा 1800 है, 2 से काटा तो 900, 450, ठीक है, 2 दूनी 4, 225, 3 सत्ते 21, 3 15, 25, 5 और 5। अब देखो बेटा इसी में से आपको बनाना है, तो देखो बेटा 25 25, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 और 5 15 45, इनको एक साथ कर लो। देखो बेटा 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, ये इतने पद एक साथ ले लो। ठीक है बेटा, ये हो गया 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 और ये बचा 5 15 45, तो 45 माइनस 40 गुणा करके देख लो बेटा। जब गुणा किया तो 0 4 5 20, 2 4 4 16, 2 18, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कामन ले लो तो x प्लस 45 माइनस 40 कामन ले लो तो यहाँ भी x प्लस 45 बराबर 0। तो x प्लस 45 हमारा आया और आ रहा है x माइनस 40। तो देखो बेटा ये वाला मान तो ऋणात्मक देगा तो मुझे ये लेना नहीं है, तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x बार क्या हो गया 40। इसका मतलब नीचे एक लाइन लिखनी है, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है बेटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल थी। चेक कर लें जरा उत्तर, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 360 बटे 40 करते, यहाँ देखो यहाँ चेक की ले रहे, 360 बटे 40 करते तो हमारा 9 घंटा लगता। क्लियर। अब उसने अपनी चाल 45 किलो मतलब 5 किलोमीटर पर बढ़ा दी तो 360 बटे 45 कर दो। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ हमने इसको काटा, 15 3 45, 15 15 4 60, 3 8 24, तो अब आपका कितना आया 8 9 8, 1 घंटा। देखिए बेटा ये वाला समय कम लगा, यही हमारा कह रहा था सवाल, 1 घंटा कम लगता है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि आपको कोई समस्या फील होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहा गया है
2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है बेटा। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय बताइए। देखो बेटा, आप मान लो, माना कि अब देखो बड़े व्यास वाला जो वो 10 घंटे कम लेता है, तो माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देगा, x घंटे में भर देगा। ठीक है बेटा, ये मान लिया। तो बड़ा व्यास वाला बड़े व्यास वाला हौज को भर देगा x - 10 घंटे में। क्लियर। अब कुल समय, मतलब जो दोनों एक साथ खुलते हैं तो कुल समय दिया हुआ है 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटा। क्लियर। यानी कि ये वाला नल खोल दिया जाए, ये वाला खोल दिया जाए तो 75/8 घंटा लगता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी इस तरह का समय वाला सवाल आए तो हमेशा 1 घंटे का निकालते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले छोटा वाला जो नल है, छोटा नल, छोटे व्यास वाला नल, छोटा का छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 1/x हौज, मतलब जो भी हौज जितना है उसका 1/x भाग भरेगा। अब बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा 1/x - 10 हौज का भाग। ठीक है, हौज जो भी है उसका 1/x भाग ये भर देगा, 1/x - 10 भाग। तो दोनों 1 घंटे में भरेंगे, दोनों 1 घंटे में भरेंगे। इसको उल्टा कर दो, 8/75 भाग। ठीक है, 1/x हौज का भाग ऐसे लिख दो, हौज का भाग ये 8/75 भाग। अब जब इनको साथ साथ खोला गया तो इसने 1/x भरा, इसने 1/x - 10 भरा, तो 8/75 आ गया। ठीक है बेटा, लघुत्तम ले लो, x - 10, तो x - 10 यहाँ आएगा प्लस x बराबर 8/75। ठीक है बेटा। अब देखो अंश में हो गया, इधर लगाई दे रहे, अंश में हो गया 2x - 10, 2x - 10। ठीक है, चलो एक स्टेप और बढ़ा दें, यहाँ हो गया x² - 10x बराबर 8/75। ठीक है बेटा, देख लो, फिर देख लो, x² - 10x 2x - 10। यहाँ क्या करिएगा, थोड़ा सा इसको सरल कर लें। देखो बेटा, 2x - 10 है तो इधर हम गुणा भी करेंगे, थोड़ा सा कट कर लें, x - 5 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, गुणे में 75 आ गया बराबर 8, और गुणे में x² - 10x, थोड़ा सा 2 चौको 8, थोड़ा हल्का कर लिया। यहाँ देखिए बेटा, हो गया 75x माइनस 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 इज इक्वल 4x² माइनस 40x। ठीक है बेटा, ये पद भी उधर ले जाइए, तो 4x² माइनस, वो पहले से उधर रखे, ये गया माइनस 75x और प्लस का 375 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो 4x² माइनस, ये हो गया 7 4 11 115x प्लस का 375 बराबर 0। ठीक है बेटा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे 4x² माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड कर लो या श्रीधराचार्य विधि लगा दो, जिस प्रकार आप कर सकते हैं उस तरह इसको करिएगा। बेटा देखो 4x², अब इसको यहाँ पे इस तरह का
प्लस 375 बराबर 0। जुड़कर कितना हो 115। हमने चूँकि फैक्टर आपका कर लिया है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 115 है तो 100 और 15, ठीक है, फैक्टर मैंने कर लिया। आप चेक कर लो, देखो बेटा ये 1500 हो गया और 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 4 3 12, 3 15, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान दीजिए इसका 1500। तो ये फैक्टर चूँकि मैंने सोल्व कर लिया है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक बेटा। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। यहाँ से 4x कामन ले लो, तो 4x कामन लिया तो x माइनस 25 आ गया, ठीक है बेटा। माइनस 15 कामन ले लो, तो 15 कामन लेंगे तो x माइनस आएगा 15 तो 30, 15 15 75। तो आपके दो फैक्टर आ गए, फैक्टर मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ। एक आ गया x माइनस 25 और एक आ गया 4x माइनस 15 बराबर 0, ठीक बेटा। तो आप लिखोगे यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25, ठीक। तो 25 ही चूँकि मैंने किस में माना था, घंटा में, तो 25 घंटा हो गया। तो जो छोटे व्यास वाला है वो भरेगा 25 घंटा में, तो बड़े वाला 10 घंटा कम 15 घंटा में, ठीक है बेटा। दूसरा 4x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15/4 आएगा, तो छोटा वाला 15/4 में भरेगा, तो दूसरा वाला भरेगा उसमें से 10 कम कर दीजिएगा, मतलब बड़ा वाला। तो इसमें 10 कम होना संभव नहीं, तो आपका यही आंसर सही आएगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, जो बटे वाला है वह इसलिए बेटा अगर हम लेंगे 4x माइनस 15 0 लिया तो x बार 15/4 आया। अब 15/4 का मतलब 10 से कम, तो फिर बड़ा वाला 10 घंटा कम लगा रहा, तो फिर वो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो आंसर हमारा यहीं से आएगा, ठीक है बेटा। तो आप लिख देंगे अतः छोटे व्यास वाला नल जो है वह हौज भरेगा 25 घंटे में, बड़े व्यास वाला 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने कहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया। इसका मतलब जो 132 किलोमीटर है उसमें जो बीच में ट्रेन रुकी, पैसेंजर हर स्टेशन पर रुकी होगी, वो मेंशन नहीं किया गया है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कुल दूरी कितनी बेटा दी है? कुल दूरी है हमारी 132 किलोमीटर। अभी आपने एक सवाल पीछे लगाया था, कुल दूरी 132 किलोमीटर है, तो आप लिख लो माना कि एक गाड़ी दी है इसमें एक्सप्रेस गाड़ी, एक सवारी गाड़ी, तो माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको समय कितना लगा बेटा? समय हो गया दूरी बटे चाल, ठीक, इतने घंटा। अब एक्सप्रेस की जो चाल है वह सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बेटा इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर। यहाँ पर बेटा इसका समय कितना हो गया? दूरी तो वही है बटे x प्लस 11। अब इस गाड़ी को 1 घंटा समय कम लगता है चूँकि तेज चल रही है, तो देखो बेटा ये आपका पैसेंजर का समय है और ये आपका एक्सप्रेस का समय है। अब ये वाला समय जो है इस समय से घंटा ज़्यादा, चूँकि पैसेंजर ज़्यादा चल रही तो इसमें एक जोड़ दो तो दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। एक तरफ कर लो 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1। लघुत्तम ले लो। अब देखो बेटा लघुत्तम लिया
x और x प्लस 11। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो 132 कॉमन ले लो पहले से ही, 132 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, 132 कॉमन ले तो x प्लस 11 माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, x प्लस 11 माइनस एक्स और बराबर 1 दिया है। देखो x से x कट गया, ये हो गया 11 दूनी 22, 11 3 33 और 2 35, 3 11 1 11 3 11 3 14 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा 1 में प्लस 11x, सारे पद उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर बेटा इस तरह के फैक्टर करो 1452। अब देखो बेटा फैक्टर करना आप पहले से जानते हो, घट कर कितना बचे 11, तो 44 माइनस 33 आएगा, चूँकि हमने पहले से इसको देख रखा है, कर रखा है। ठीक है बेटा, अगर आपको डाउट लगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल 0। तो यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया तो x प्लस 44, चूँकि माइनस कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 44 और एक हो गया x माइनस 33। अब देखो बेटा सीधा सा हम ये वाला वैल्यू ले नहीं सकते, माइनस 44 निकलेगा, तो x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 33। अब देखो बेटा, अब आप दोनों की चालों को, जैसे ये 33 तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, तो बेटा क्या आई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस की चाल 33 में 11 जोड़ दो तो 33 प्लस 11 तो कितनी आ गई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर स्टूडेंट दोनों चालें हमने निकाल ली हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, पीछे हम इस तरह का सवाल करा चुके हैं, तो इसलिए इसको बार बार हम नहीं आपको बता रहे हैं कि किस तरह करना, पीछे आप इस तरह का कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ इन्होंने कहा है, और डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न के साथ साथ ये हमारा द्विघात समीकरण का चैप्टर भी आज समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, पहले तो एक वृत्ताकार पार्क बना दीजिएगा। ठीक है बेटा, एक वृत्ताकार पार्क आपने बना दिया, यहाँ कहीं केंद्र रहा होगा, तो इन्होंने कहा इसका 13 मीटर व्यास है। तो देखो जैसे मान लो हमने व्यास ये ले लिया, कोई सा व्यास ले लो, तो ये 13 मीटर है। ठीक है बेटा, 13 मीटर यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। अब इन्होंने ये कहा एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना, एक जैसे बिंदु इसका नाम दे दो बेटा ए और बी। अब एक बिंदु पर मान लो यहाँ पर हम एक खंबा गाड़ दें, ठीक। अब इन्होंने कहा खंबा गाड़ना इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटक ए बी, ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर। अब जैसे बेटा मान लो यहाँ पर मैंने एक कोई फाटक यहाँ पे सी पे लगा दिया, सी पे, ठीक है बेटा, तो ये जो दूरियां हैं इनका अंतर दिया है, जैसे ये दूरी कुछ है तो इन दूरियों का अंतर, दूरियों का अंतर 7 है, ये हमारा सवाल कह रहा है। तो अब तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है। जैसे देखो बेटा, जैसे हमने मान लो यहाँ पे ये हमारा दोनों बिंदु हो गया, ध्यान से समझिएगा। को करना क्या है, ए भी एक व्यास है, इस पर एक खंबा इस तरह लगा, जैसे मान लो ये मैं बी को खंबा बोल गया, आप इसको समझ लो ए बी व्यास है, मैंने सी पर एक खंबा इस तरह लगाया जो ये गेट बन गया, और इनकी दूरियों का अंतर 7 है। तो अगर योग 7 होता तो एक x मानते, एक x माइनस 7 मानते, सॉरी योग अगर 7 होता तो एक x मानते और एक 7 माइनस x मानते। यहाँ पर बेटा अंतर 7 है तो एक को x मान लो
ये मान लो x है तो ये हो गया x + 7, ठीक है। तो छोटा बड़ा अपना यहाँ तो ये क्लियर है ही नहीं कौन छोटा कौन बड़ा, मतलब एक x है तो दूसरा हो गया x + 7। अब देखो बेटा आपको ध्यान होगा अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता था, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये कर्ण हो गया, तो फाइनली आपका हो गया x का वर्ग + x + 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, ठीक है। तो x² + x² + 7x + 14 x², थोड़ा सा जल्दी कर गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमें भी जल्दी है, देखो बेटा x² + 49 + 14x बराबर 169, ठीक है बेटा। तो 2x² + 14x + 49 - 169 बराबर 0, ठीक है बेटा। तो 2x² - + 14x 169, तो ये कितना बचा -120 बराबर 0। 2 का भाग दे दो, x² + 7x - 60 बराबर 0। अब देखो बेटा 60 के ऐसे गुणनखंड करो जो 7 है, ये फैक्टर पीछे भी आ चुका अगर आपको ध्यान हो। 7 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ पे x और लिखना है। अब देखो बेटा अंतिम क्वेश्चन हमें भी जल्दी आ रही है, तो 60 के फैक्टर कर लिए 2 30 15 और 3 × 15। देखो बेटा 3 दूनी 6 दूनी 12 में से 5 गया तो 7 बचा, तो 12 - 5 यहाँ लिख सकते हो 12 - 5 x² + 12x - 5x - 60 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x + 12 -5 कॉमन ले लिया तो x + 12 बराबर 0। तो x + 12 और x - 5, चूँकि मान दूरी का है तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया। तो अब इन्होंने बेटा पूछा क्या हमारे प्रश्न में, हमारे प्रश्न में ये कहा है दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना चाहिए। तो 1 से 5, 1 से, अब देखो बेटा चूँकि चित्र बन गया है तो जैसे अगर हम इसको x + 7 लिख देते तो आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि बेटा एक x है एक x + 7 है। अभी आप कहोगे छोटी भुजा को x मान लिया, बड़ी को x + 7 मान लिया, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा दूरियों का अंतर, जैसे दोबारा समझ लो इन्होंने ये कहा कि AB एक वृत्त का व्यास है, यानी कि कोई पार्क बनाया होगा, उसका व्यास AB जो 13 सेंटीमीटर या मीटर किलोमीटर जो भी यूनिट दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने मीटर कहा तो ये 13 मीटर है बेटा। अब मेरा मतलब ये मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मैं इसलिए बता रहा हूँ, पार्क है कुछ और हो, तो ये जो व्यास है ये 13 मीटर का है। इन्होंने इनको फाटक लगाना कहीं पर, अब वो इस तरह लगाना है, उसकी दूरियाँ पूछी हैं, इन दोनों दूरियों का अंतर 7 है। अगर योग 7 होता तो एक x दूसरा 7 - x, यहाँ अंतर है तो आप x + 7 लिख सकते हो या x - 7 भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। x - 7 और अगर योग होता तो 7 - x, दोनों में अंतर है। जैसे x यहाँ x + 7 है, इसको x - 7 मान लेते तब भी हमारा आंसर यही आता। आप इसको हल करके देख सकते हो, और यदि ना आए तो टेलीग्राम चैनल पे हमको बताइएगा, और कोई समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर दो संख्याओं का योग आ जाए तो अगर एक x मानिए दूसरी योग में से घटा के, जैसे योग मान लो 7 है तो 7 - x हो गया, अंतर 7 है तो x और x - 7 या x + 7 दोनों बातें सही है, ठीक है बेटा। तो ये कोई इस तरह का खंभा लगाया होगा जिससे इसकी दूरियां पूछी हैं, तो ये मैंने इस तरह सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारा एक आया 5, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बेटा 12 मीटर। तो उसको मुझे लेना ही नहीं, ये 12 माइनस का नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लेना नहीं। तो उस फाटक की दूरी एक बिंदु से 5 मीटर होगी, दूसरे से 12 मीटर होगी। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आज हमारा चैप्टर द्विघात समीकरण अध्याय 4 आज आपका फिनिश होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप रेगुलर शाम को हमारी 7 बजे क्लास रहती है, उसको अटेंड करें। और यदि कोई समस्या आपको फील हो रही है, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े छोड़े भी हैं, कुछ को थोड़ा फास्ट किया है,
देखिए बेटा, जब एक टॉपिक या कोई एक पॉइंट आप सीख चुके होते हैं तब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जिससे समय से आपका कोर्स भी होता रहे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, जिसमें अगला अध्याय होगा 5वां अध्याय, समांतर श्रेणी। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, चूँकि अगली क्लासों में भी समांतर श्रेणी है तो उसको आप बहुत कायदे से सीखेंगे। इसको नोट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।